नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर देखने के बाद पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी नए एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के कंटेंट के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये प्लान किन लोगों के लिए बेहतर है और किनको इसमें निवेश करना चाहिए, और अगर निवेश किया होता तो किस तरह से रिटर्न मिलता, उसके बारे में हम लोग इस विषय में बात करेंगे इस वीडियो में। और ये प्लान किस तरह से है, कहाँ कहाँ पे निवेश होता है, कैसा इसका फ्यूचर ग्रोथ है, उसके बारे में भी हम लोग एनालाइज करेंगे। तो आ जाते हैं आज के फंड के बारे में। तो पहली बात दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हमेशा मैं कहता हूँ उन्हीं लोगों को निवेश करना है जो लोग मार्केट को डायरेक्टली ट्रैक नहीं कर पाते या मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। ठीक है, वो लोग एक चाहते हैं कि हर महीना सैलरी आता रहेगा या हर महीना व्यापार से थोड़ा पैसा कमाते रहेंगे और उस पैसे से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते रहेंगे हमारे फ्यूचर गोल्स के लिए, चाहे वो बेटी की पढ़ाई हो, बेटा का एजुकेशन हो, या बेटी की एजुकेशन हो, या फिर अपना फ्यूचर वर्ल्ड ट्रिप हो, या फिर अपना फ्यूचर रिटायरमेंट हो। तो जो भी हो, इसलिए यहाँ पे निवेश करना होता है। ठीक है, अभी जो लोग मार्केट को ट्रैक कर पाते हैं उन लोगों के लिए तो सबसे बढ़िया है कि ईटीएफ या डायरेक्ट स्टॉक्स में जाइए। वहाँ पे आपको ज़्यादा हाई रिस्क रहेगा लेकिन वहाँ पे आपका ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को मार्केट ट्रैक करना इतना आता नहीं है या फिर समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है कब नहीं हो रहा है, उससे तो बेहतर है कि हर महीना थोड़ा थोड़ा करके पैसा निवेश होता रहे और हर महीना लगाता रहूँ मैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है म्यूचुअल फंड। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें से एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के बारे में तो अभी देखते हैं इसका रिटर्न किस किस तरह से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका तो लास्ट 1 मंथ का रिटर्न देखिए, 4.28% आपका पॉजिटिव में है, मतलब 4% बढ़ा है। 6 महीने में 40% बढ़ गया, मतलब 1 लाख अगर 6 महीने पहले भी एक मुश्त राशि आपने लगाया होता तो ऑलरेडी 1,40,000 हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, एक साल में 70%, 70.41%, मतलब 1 साल पहले 1 लाख लगाया होता तो यहाँ पे 1,70,000 आपका ऑलरेडी हो चुका होता। 3 साल पहले अगर लगाए होते तो 39% करके एनुअली ग्रोथ होता, मतलब हर साल का 39%। अभी ये कितना होता है इसके लिए हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर में देख लेते हैं। वन टाइम में हम लोग निवेश करते हैं 1 लाख के करीब, यहाँ पे 1 लाख, और 3 साल में अगर देखते हैं तो देखिए 3 साल में आपका यही 1 लाख करीब करीब 2,69,000 आपका बन जाता। ठीक है, मतलब 1.5 गुना परसेंटेज आपका बढ़ चुका होता, 1.5 गुना से भी ज़्यादा, 169% आपका बढ़ चुका होता, मतलब 1 लाख आपका 1 लाख आपका 2,69,000 बन चुका होता। और 5 साल में अगर लगाए होते तो यही 1 लाख आपका 5 गुना हो जाता, मतलब 5,52,000 हो जाता। ठीक है, 5,52,000। तो जो लोग भी सैलरीड हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा आता है, जैसे कि आपका हाउस वाइफ हो गया, जो लोग हाउस वाइफ हैं, ठीक है, या फिर जो लोग वर्किंग वुमेन हैं, ठीक है, जो लोग मार्केट ट्रैक नहीं कर पाते, लेडीज़ लोग जो लोग मार्केट ट्रैक नहीं कर पाते हैं लेकिन कमाई करते हैं, कमाई का ज़रिया है, चाहे वो कहीं पे नौकरी करके हो, कहीं पे बिजनेस करके हो, या फिर अपने पति के पॉकेट से पॉकेट मनी लेके भी हो, ठीक है, या पॉकेट काट के भी हो, तो जो भी हो, बहरहाल अगर वहाँ पे आप लगाते हैं, मतलब ये पैसा अगर आप मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ आपके पास एक टाइम पे 1 लाख नहीं है, आप मंथली एसआईपी करते हैं और मंथली एसआईपी में आप सिर्फ 5,000 ही करते हैं। ठीक है, तब भी अगर आप 5,000 रुपये 5 साल के लिए किए होते तो आपने जमा किया होता टोटल 3 लाख, और ये आपका बन चुका होता 8,96,000, करीब करीब 9 लाख के करीब आपका बन चुका होता, 3 गुना करीब करीब। और यहाँ पे अगर 3 साल में किए होते तो 1,80,000 आपने जमा किया होता और टोटल बन जाता 2,52,000, 92,000। ठीक है, 2,92,220 रुपीज़। अब 3 लाख ही पकड़ लीजिए इसको राउंड फिगर में, तो 3 लाख आपका बन जाता 1,50,000 से, 1,80,000 से। और एक साल में अगर किए होते तो एक साल में 60,000 से लेके
अगर आप निवेश किए हैं तो आपका 73,000 करीब करीब 74,000 के करीब ये हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक साल में रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे पैसा आप कम दे रहे हैं। हर महीना आप 5,000 करके दे रहे हैं, तो उस हिसाब से पूरे एक साल लेके आपने 60,000 जमा किया। लेकिन जैसे ही ये समय अंतराल आपने थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब एक साल से जगह यहाँ पे आपने 3 साल कर दिया, तब यहाँ पे आपका 1,80,000 निवेश ही हो गया, निवेश का मूल राशि भी आपका बढ़ गया, और उसी के साथ आपका जो रिटर्न आया वो भी 2,92,222 मतलब करीब करीब आपका 3 लाख के करीब हो गया। और 5 साल में तो बल्ले बल्ले एकदम ठीक है। एकदम यहाँ से पैसा उठाइएगा, एकदम कार के शोरूम में जाइएगा और एक कार खरीद के आ जाइएगा। 5,000 लगा निवेश किए हर महीना 5 साल में, तो आपका 3 लाख जमा किया होता, और यहाँ पे आपको रिटर्न मिला है 8,96,000। ठीक है। लेकिन अगर आप यही 5,000 रुपये हर महीना FD ये फिक्स वगैरह वहाँ पे रखते, तो यहाँ पे आपका ये 3 लाख का कितना बना होता? 3 लाख का ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख बना होता। देख लेते हैं वो भी हम लोग, कि अगर FD में हम लोग किए होते तो हम लोगों का वही रिटर्न कितना आता। अभी फिलहाल FD का रेट क्या चल रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। FD रेट नाउ, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट का FD रेट। अच्छा, फिक्स यहाँ पे चेक द लेटेस्ट FD रेट्स। ठीक है, FD रेट्स देखिए, SBI का 3.5 से लेके 6.5%, मतलब टेन्योर के हिसाब से, मतलब कितना दिन आप कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो 6.5 मैक्सिमम में पकड़ लूँगा। यहाँ पे देखिएगा, मैक्सिमम यहाँ पे 7.5, उससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है। 7.5 किस में है? वो भी पोस्ट ऑफिस में 12 महीने से लेके 120 महीना, मतलब 120 मतलब महीना आपका कितना हो गया यहाँ पे? 120 मतलब आपका 10 साल का हो गया। हाँ, 10 साल का हो गया। 10 साल का यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको 7.5% करके मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, वही आपका जो बढ़ रहा था 5,000, जो आप 5,000 जमा किए रहे थे, ठीक है, उसी को अगर आप पोस्ट ऑफिस में रखते तो 7.5% करके हिसाब से आपको मिलता। और यहाँ पे इसको आप 5 साल में अगर किए होते तो 3 लाख का आपका, देखिए मैं तो 3 लाख का 4 लाख बोल रहा था कि आपको रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे कायदे से मिल रहा है 3 लाख का 3,64,000, करीब करीब 65,000। यहाँ पे देखिए कितना हुआ, टाइम पीरियड 5 ईयर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5 ईयर्स, मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000। और यहीं पे वही क्वांट स्मॉल कैप में जब मैं निवेश कर रहा हूँ 5,000 रुपये करके 5 साल का, तब यहाँ पे 3 लाख ही निवेश हो रहा है। सेम अमाउंट यहाँ पे भी निवेश हो रहा है, लेकिन सेम अमाउंट निवेश होने के बाद भी यहाँ पे देखिए ये बन गया है 8,96,219 रुपीज़। ठीक है, करीब करीब 9 लाख बन चुका है। और यहाँ पे कितना बना था? यहाँ पे बना था वही 3 लाख का, सिर्फ 3,64,000। तो अभी आप बोलिए कि ये रिटर्न ज़्यादा है या ये रिटर्न ज़्यादा है? यहाँ पे जो रिटर्न मिला हम लोगों को, ये रिटर्न ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर संभव है कि भविष्य में शायद इतना रिटर्न ना मिले, या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न मिले, ये भी हो सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ इसका आधा भी हो जाता है, मतलब 8 लाख का 4 लाख भी हो जाता है, 9 लाख है 4.5 लाख भी हो जाता है, तब भी तो 4.5 लाख मेरा सेफेस्ट फिक्स्ड में से बेटर है ना, FD के रिटर्न से। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर आप FD फिक्स वगैरह डिपॉजिट अगर करते हैं, और उसके बजाय अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जो घर की गृहिणी हैं वो लोग अगर निवेश करती हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। ठीक है, ये सिर्फ गृहिणी के लिए नहीं है, जो लोग सैलरीड मेल एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, जो लोग मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट इन द लॉन्ग रन आपको ज़्यादा रिटर्न देता ही है। ये जो पोस्ट ऑफिस वाले जो पैसे हम लोगों से लेते हैं, ये बैंक वाले जो पैसा लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं उस पैसे का? उसका क्या पेड़ लगाते हैं और उसमें से पैसा निकलता है? नहीं, वो लोग भी मार्केट में निवेश करते हैं। तो अगर वो लोग निवेश कर सकते हैं तो वो पैसा हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं निवेश कर सकते हैं? कोई भी आप रिच पर्सन को देख लीजिए, आपके इलाके में कोई भी जान पहचान में कोई भी अगर जो वेल्दी पर्सन है उसको आप देख लीजिए, जो रिच है, बड़ा बाबू है, उन लोगों से देखिए, वो लोग कभी भी बैंक में
आपका पोस्ट ऑफिस में ऐसा सेव फिक्स डिपॉजिट ऐसा करते हैं क्या? एफडी, आरडी ऐसा करते हैं? नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसे को मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि मार्केट ज़्यादा रिटर्न देगा, तो क्यों ना वहाँ पे लगाए। हालांकि हम बजाय हम लोग सेफ सेफर सेफेस्ट में खेलें। सेफ सेफर सेफेस्ट में भी आपका वहाँ पर रिस्क है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी आपको रिस्क नहीं है। आज आपको जो 7.5% करके एफडी का रेट है, भविष्य में वो 7.5% करके नहीं रहेगा, वो और भी घट जाएगा। क्योंकि अतीत में जो अगर आप देखते हैं तब देखिएगा एफडी का रेट जो है 10-12% भी था, ठीक है। वो घटते घटते अभी 7.5 में आया है। तो भविष्य में क्या होगा, उसका ट्रेंड जो है, उसका ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। तो ट्रेंड अगर उसका डाउनवर्ड्स में है तो वो तो कम ही भविष्य में देगा, बजाय हालांकि मार्केट जो है उसका ट्रेंड अप में है, वो हमेशा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वो अप ही रहेगा, है ना। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है, तो इसमें बढ़िया रहेगा। अभी आ जाते हैं इसके फंड के बारे में। देखिए ये फंड जो है, टोटल आपका पैसा जो है 96 कंपनीज में निवेश रहता है, जिसमें से रिलायंस है, जियो है, बीकाजी फूड है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्युमिनियम, आरबीएल बैंक, अरविंद लिमिटेड, पीएनबी बैंक, एचएफसीएल लिमिटेड, ठीक है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आनंद राठी, एजिस लॉजिस्टिक्स, एनएलसी इंडिया, टीसीएस, रेलटेल कॉरपोरेशन, मिंडा कॉरपोरेशन, पॉलीकैप मेडिकेयर, उषा मार्टिन, जस्ट डायल, एचईजी, कर्नाटका बैंक, अदानी पावर, सुलभ वाइनयार्ड्स, स्ट्राइड्स फार्मा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, के स्टोन रियल्टर्स लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी, मार्क्सन्स फार्मा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा स्टील, अनुपम रसायन, ग्राफाइट, जम्मू एंड कश्मीर ग्रैनुअल्स, टीवी 18, ऑर्किड फार्मा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, गेल इंडिया, एडबेरी रेस्टोरेंट बार्स, बलरामपुर चीनी मिल्स, जिंदल स्टील एंड पावर, सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड, इंडिको रेमेडीज, मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया जो बिस्किट हम लोग खाते हैं, इंजीनियर्स इंडस्ट्रीज, एचडी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये है हम लोग के यहाँ पे ही, ठीक है। कोल इंडिया, ये तो और नाम सुना ही है, जेएम फिनेंशियल्स, बीएलएस इंटरनेशनल, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, गरवार हाईटेक फिल्म्स, टीवीएस का नाम कौन नहीं सुना है, ठीक है। नितिन स्पिनर्स, हिमाद्री, ऋषभ, विष्णु प्रकाश, आर पुंगल लिमिटेड, जश इंजीनियरिंग, लैटेंट व्यू एनालिटिक्स, ओरिसा मिनरल्स, जुबलेंट फार्मा, एनसीसी। हाथ यहाँ पे मेरा मुंह दर्द करने लगा है, इतना सारा कंपनी है यहाँ पे निवेश करने के लिए। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ और नहीं बोल पाऊंगा जी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बार आके, ठीक है। ये ग्रो के साइट में दिखाई दे रहा है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यहाँ पे आप लोग आके देख सकते हैं। ये अच्छा वेबसाइट है, उन्होंने अच्छे तरह से यूआई को बनाया है ताकि अच्छा पूरा एकदम सब जानकारी यहाँ पे मिल जाता है, तो इसलिए मैं अपने वीडियो में इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो अभी आ जाते हैं होल्डिंग एनालिसिस पे। जी देखिए यहाँ पे आपका पैसा जो है इक्विटी, डेब्ट, कैश, इन तीनों में स्प्लिट है, ठीक है। मतलब कुछ कैश हाथ में वो लोग रखते भी हैं फंड मैनेजर, ताकि थोड़ा गिरावट आए तो और अच्छी तरह से खरीदे, और कुछ डेब्ट में भी रखते हैं ताकि फिक्स रिटर्न भी उनको मिले, वो लोग भी फिक्स रिटर्न लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और इक्विटी में ज़्यादातर निवेश करते हैं। तो उस तरह से हम लोग को भी निवेश करना है, हम लोग को डायरेक्ट इसमें निवेश करना है, और इसमें निवेश करेंगे तो बढ़िया से रिटर्न हम लोग पा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर पे है देखिए, फिनेंस सेक्टर पे है, ठीक है, अदर्स में है 20%, फिनेंस में है 19%, एनर्जी में है 15%, ठीक है, मेटल्स एंड माइनिंग्स में है आपका, एनर्जी में 15%, मेटल्स एंड माइनिंग्स में 11%, कंस्ट्रक्शन में 9%, हेल्थ केयर में 8%, सर्विसेज में 8.7%, ठीक है, कंज्यूमर स्टेपल 7.5%। तो इस तरह से सभी सेक्टर में निवेश है, ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर चला एक सेक्टर नहीं चला तो उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। ये लोग सभी सेक्टर में निवेश किए हैं, और ज़्यादातर निवेश फिनेंशियल सेक्टर में किए हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए फिनेंशियल सेक्टर में हम आप जिस तरह से मतलब हम लोग तो बिजनेस नहीं करते हैं, मैं तो जैसे कि नौकरी पेशावर हूँ। आप लोग अगर कोई भी मेरे व्यूअर्स अगर बिजनेसमैन है तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो अभी आते हैं, देखिए जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग लोन लेके बिजनेस करते हैं,
ठीक है। या फिर उनका पास बहुत सारा पैसा रहता है उससे बिजनेस करते हैं, या फिर पुश्तैनी बिजनेस रहता है जिसको चलाते हैं, या फिर अगर नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो लोन लेके बिजनेस करते हैं। तो लोन कहाँ से लेते हैं? यही फिनेंशियल सेक्टर से लेते हैं, यही बैंक से लेते हैं। और लोन की बात छोड़िए, आप में जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो भी अगर कुछ खरीदना होता है तो बजाज फाइनेंस के ईएमआई से ले लिया, अरे चलो उस कार्ड क्रेडिट कार्ड के ईएमआई से ले लिया। तो ये सभी मतलब कुछ चले ना चले फिनेंस तो चलेगा ही, तो इसलिए फिनेंस के सेक्टर में ज़्यादातर निवेश रहता है। ठीक है, 19% का फिनेंस में निवेश रहता है, अदर्स में 20 का है। वो अदर्स बहुत सारे सेक्टर्स में एक छोटा छोटा टुकड़ा है इसलिए। अच्छा, टॉप 5 कंपनी में 27% का निवेश है इसमें, टॉप 20 कंपनी में 55% का। पी रेशियो 23 रुपये का है, मतलब हर 23 रुपये से वो 1 रुपये कमाता है। हम अगर 23 रुपये इसको देंगे तो वो 1 रुपये उसमें से कमाएगा और वही 1 रुपये हम लोगों का होगा। ठीक है, हाँ उसमें से क्या उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, बाद में आते हैं उसके विषय में बात करने के लिए। पी प्राइस टू बुक रेशियो 2.47 है, अल्फा 7.52, बीटा 1.03, शार्प 1.60, स्टॉटिनो 2.41। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 का है, मिनिमम सेकेंड इन्वेस्टमेंट 1,000, मतलब वन टाइम का। और SIP मिनिमम आप स्टार्ट कर सकते हैं 1,000 रुपये से। ठीक है। अच्छा, यह फंड जो रिटर्न दिया है वो 70% रिटर्न दिया है, अपने इंडेक्स को बीट किया है लास्ट 1 ईयर में। 3 ईयर्स में इसने रिटर्न दिया है 39%। ठीक है, इंडेक्स को बीट किया, 27% था इंडेक्स का। 5 ईयर्स का CAGR एवरेज है इसका 40%, 41% करीब होता है। यहाँ पे फिर भी 26.9 27% था। तो कैटेगरी एवरेज को इसने बार बार बीट किया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार। 5वें साल में भी इसने इसको बीट किया है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ये फंड है। मैं भी सोच रहा हूँ इस फंड में एक SIP स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी तक फिलहाल पैसा नहीं है कि इसमें SIP करूँ, तो सोच रहा हूँ थोड़ा वक्त अगर कटा के कुछ पैसा अगर मिल जाए तो इसमें ज़रूर निवेश करूँगा। तो आ जाते हैं अभी इसके यहाँ पे देखिए, ये तो पीयर कंपटीशन हो गया। इसका एक्सपेंस रेशियो, मतलब इस जो फंड आप यूज़ करेंगे इसका तो कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा फंड मैनेजर को, ताकि वो आपका पैसा हैंडल करे। तो उसके लिए है 0.64%, मतलब 100 रुपये में 64 पैसा वो अपने लिए रखेगा, और एक साल में ये 64 पैसा रखेगा। मतलब अगर आप 100 रुपये का निवेश कीजिएगा तो 64 पैसे आपको देना पड़ेगा फंड मैनेजर को एक साल के होल्डिंग के लिए। ठीक है, अभी ये प्रोरेटा बेसिस होता है, मतलब 365 दिनों के लिए 64 पैसा, तो एक दिन के लिए कितना, 10 दिन के लिए कितना, उस हिसाब से आपका विचार होगा अगर आप एग्जिट करते हैं तो। ठीक है, बीच में ही अगर एग्जिट कर दिए तो एक साल पहले। ठीक है, हालांकि म्यूचुअल फंड में कोई भी एक साल के पहले एग्जिट नहीं करता है, ज़्यादातर अपना एक गोल बना के म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। अगर किसी को कार खरीदना है तो वो एक SIP स्टार्ट करता है कि मैं चलो एक कार खरीदूंगा। किसी को अगर फ्लैट खरीदना है तो वो एक SIP स्टार्ट करता है, चलो मैं एक फ्लैट खरीदूंगा। अगर किसी को कुछ खरीदना है, मतलब मान लीजिए कुछ वर्ल्ड टूर में जाना है, विदेश यात्रा करना है, ठीक है, फैमिली को लेके, तो वो सोचता है कि एक SIP कर लेता हूँ 5 साल के लिए, तो उस पे बाद जो पैसा मिलेगा उससे घूमने जाएंगे विदेश में, तो 5 साल के लिए वो SIP करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे गोल बना के आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। देखिए इसका एग्जिट लोड जो है, एग्जिट लोड मतलब क्या, अगर आप बीच में ही, मतलब जब इसको आप छोड़ के जाएंगे, ठीक है, इस फंड को आप छोड़ के जब जाएंगे, जब एक साल के अंदर अगर आप एग्जिट करते हैं तो 1% आपको लगता है एग्जैक्ट एक साल के अंदर। स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। ठीक है, ये तो कॉमन है। एग्जिट लोड किस लिए लगता है, अगर आपने निवेश किया मान लीजिए 1 लाख रुपए और एक साल पहले ही आप उठा देते हो, तो वहाँ से 1% आपको इसका एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1,000 रुपये। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा इस फंड मैनेजर को, क्योंकि आप समय के पहले ही निकल रहे हो। मतलब मान लीजिए एक पेड़, आम का पेड़ आपने लगाया है, और आम का पेड़ लगाने के बाद आपको, आपका वहाँ पे थोड़ा सा एक आम भी आया, बहुत सारा आम आया पेड़ पे, और उसको पकने से पहले ही आप निकाल दिए, तो क्या होगा उससे, उससे आपका क्या पका हुआ आम मिलेगा आपको? नहीं, उसमें आपका कच्चा आम मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप एग्जिट करते हैं एक साल पहले, तो आपका ये तो रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिला, ऊपर से क्या होता है आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। इसलिए सबसे बेहतरीन है कि आप 1 ईयर से ज़्यादा इसमें निवेश कीजिएगा। अच्छा, अभी अगर इसमें निवेश करते हैं तो टैक्स कितना लगेगा जी? देखिए,
हर किसी चीज़ में हम लोगों का टैक्स लगता है। टैक्स एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप एक माचिस की तीली भी खरीदेंगे तो वहाँ पे भी टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे किस लिए नहीं लगेगा? यहाँ पे तो आपने प्रॉफिट कमाया है। तो जी हाँ, प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो पैसा आप निवेश करेंगे उसके ऊपर निवेश टैक्स नहीं देना पड़ता है। प्रॉफिट के ऊपर अगर आप मान लीजिए 1 साल के अंदर आप निवेश को उठा लेते हैं और प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, तो आपको उसका 15% देना पड़ेगा टैक्स के हिसाब से। अभी आपका 15% कितना होगा वो आप हिसाब कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादातर वहाँ पे 15,000 होना चाहिए, ठीक है। तो 15,000 आपका वहाँ पे ले लेगा अगर 1 साल के अंदर आप निवेश को उठा लिए तो। अभी आप मान लीजिए 1 साल के बाद आप निवेश को उठाए हैं और आपका प्रॉफिट वही 1 लाख ही था, तो उससे क्या होगा? उसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCJ टैक्स ऑफ 10% ऑन रिटर्न्स ऑफ ₹1 लाख प्लस। मतलब 1 लाख के ऊपर अगर होगा तब आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG टैक्स कहते हैं, ठीक है, फिनेंशियल ईयर में और फिनेंशियल के भाषा में। तो अगर आप 1 साल के पहले इससे ना निकलें और 1 साल के बाद निकलते हैं और यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है 1 लाख के अंदर होता है, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होता है, मान लीजिए 90,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अब वो उस 90,000 के ऊपर आपको कोई एक पैसा टैक्स देना नहीं पड़ेगा, चाहे आप कोई भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर हो। समझ में आ गया? तो इसी तरह से यहाँ पे आपका टैक्स बनता है। और अगर मान लीजिए वहाँ पे 1,10,000 हो गया, ठीक है, प्रॉफिट, तो क्या होगा? 1 लाख तक तो आप 1 लाख तक आप फ्री है, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। उसके बाद जो 10,000 रुपये है, उस 10,000 के ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 10,000 का 1,000 वो टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप कोई भी टैक्स वाले ब्रैकेट में हो। फिर भी अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो, अगर आपका 30% टैक्स ब्रैकेट है, तब आपका जी देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 30% ब्रैकेट टैक्स के बदले आपको देना पड़ रहा है सिर्फ 10%। तो इसीलिए जितने भी वेल्दी पर्सन हैं, आप जो लोग रईस हैं, वो लोग देखिएगा सिर्फ म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इसमें निवेश करते हैं, FD रिकरिंग में नहीं निवेश करते हैं वो लोग, ठीक है। आप लोग मतलब चेक कर लीजिएगा, अपने नज़दीकी जो भी रईस हैं या फिर आपके रिश्तेदार जो भी रईस हैं उनसे आप बात कीजिएगा, देखिएगा वो लोग या तो रियल एस्टेट में निवेश करते हैं या फिर गोल्ड में निवेश करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करते हैं। ज़्यादातर जो लोग पढ़े लिखे रईस हैं वो लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि रियल एस्टेट कब्जा हो सकता है, वो रियल एस्टेट कब्जा हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड कभी कब्जा नहीं हो सकता, ठीक है। म्यूचुअल फंड तो आपके पैन कार्ड से आधार पे लिंक्ड है और सेबी ने इतना कड़ा रूल बना के रखा है ना, इतना हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल बना के रखा है, कोई भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता यहाँ पे। अभी तक तो इतने सालों का नहीं हुआ है, मतलब 70 साल का जो हम लोगों का यहाँ पे जो भी है, अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है सेबी के द्वारा। मतलब सेबी ने पकड़ लिया है, ये भी हुआ है कि कोई करने का कोशिश किया है लेकिन पकड़ गया है, ये भी हुआ है, लेकिन कर नहीं पाया है, किसी का पैसा मरा नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में कौन है? संजीव शर्मा जी हैं, 2019 से लेकर अभी तक इसमें वो लोग हैं, मैनेज कर रहे हैं। वासव शागल जी हैं जो कि 2022 से लेकर यहाँ पे हैं। अंकित ए पांडे जी हैं, 2020 से यहाँ पे अभी भी मैनेज कर रहे हैं। इन लोगों का एजुकेशन देखिए, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, PGDBA फिनेंस है, सिम्बोसिस पुणे से। एक्सपीरियंस है 17 सालों का, 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब मार्केट में इनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, तो आराम से एक इतना बड़ा फंड मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। और BCom है इनका भी, CFA भी है इनका। और ये ज़रूर देख लीजिएगा, कोई भी फंड में आप निवेश करते हैं तो उसका फंड मैनेजर का एजुकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि मतलब देखिए, ड्राइवर अगर बेहतरीन हो तभी गाड़ी चलेगा, नहीं तो अगर आप उस गाड़ी के मतलब ऑल्टो के जगह उसको फरारी भी दे दीजिएगा और ड्राइवर को आपका कार चलाना नहीं आता है, वो सिर्फ बाइक चलाना आता है, तो वो नहीं चला पाएगा। समझ में आ रहा है बात कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कि फंड मैनेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक फंड के लिए, ठीक है। अगर फंड मैनेजर के बारे में आपने चेक नहीं किया है, आपने जिस फंड में निवेश किया है उस फंड के अंदर, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उनका एजुकेशन क्या है,
ठीक है, इससे पहले और कौन कौन से फंड में मैनेज किया है और उनका किस तरह से रिटर्न है। तो यही चीज़ हम लोग इस वीडियो में भी अभी देख रहे हैं, ठीक है, कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका एजुकेशन क्या है। बाकी तो बहुत फिलहाल जी बहुत चीज़ है, वो एक दिन डिटेल्स में दिखाएंगे किस तरह से देखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोज एंड कॉन्स में क्या है। प्रोज एंड कॉन्स में ये फंड का रिटर्न जो है 1, 3 और 5 साल में बहुत बढ़िया है। हायर अल्फा है, मतलब ज़्यादा रिटर्न देता है अपने इंडेक्स के मुकाबले, ठीक है। कॉन्स क्या है, 0.42%, मतलब ये भी कभी भी इसको क्रॉस कर देगा तो कॉन्स कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ मिले ना मिले कुछ तो बताना है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बता दिया कि देखिए 10 साल में इसने फंड मैनेजर जो कैटेगरी है, मतलब इंडेक्स जो है, उससे 0.42% कम रिटर्न दिया है। ये कोई आधा परसेंटेज कम दिया रिटर्न दिया है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आराम से कभी भी, अभी अगर जैसे बुल मार्केट चल रहा है अभी, कभी भी इसको क्रॉस कर देगा, ठीक है। लोअर एक्सपेंस रेशियो है 0.64, ये है, ठीक है। अब बाकी तो कंपेयर फंड्स है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये देखिए इसका फंड साइज, ये फंड साइज है 17,348 करोड़, 17,348 करोड़ का इसमें निवेश है। हम लोगों के देशवासियों का पैसा इतना निवेशित है, मतलब फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है तभी इतना पैसा निवेश है, नहीं तो इतने पैसा तो यहाँ पे नहीं भी निवेश होता। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आपको अगर फंड के बारे में निवेश करना है, कोई भी फंड के बारे में जानना है, तो द्रोणास गुरुकुल में ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, म्यूचुअल फंड वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कोई भी फंड में अगर निवेश करना है तो उससे पहले कि किस तरह से क्या निवेश में कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा मिल रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक बनाया था, सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। और यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिए हैं दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ आपको और बता देना चाहूँगा कि हम तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए कोई भी निवेश अगर करते हैं तो फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ संपर्क करके सोच विचार करके कीजिएगा, क्योंकि आपका निवेश जो है वो आपका ही होता है। उसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो, उसमें जिम्मेदारी भी आपका रहता है, चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।